अस्सलाम वालेकुम। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट की 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। आज हम वैलिडिटी और इसकी टाइप्स को डिटेल से कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इससे जो प्रीवियस तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। तो जो वर्ड वैलिडिटी है, इससे पहले एक वर्ड बनेगा यानी वैलिड का। वैलिड एक कॉमन इंग्लिश का वर्ड है और बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, जैसे कि इवन हमारे जो आईडी कार्ड्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, ड्रग्स की जो डिफरेंट लाइसेंस वगैरह इस तरह की चीज़ें इशू की जाती हैं, उन सब के साथ एक वर्ड लिखा हुआ होता है वैलिड टिल डेट। आगे एक डेट गिवन होती है जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग डेट मेंशन होती है। तो वैलिड डेट का क्या मतलब है कि ये जो चीज़ है, जो बनाया है डॉक्यूमेंट, ये इतने टाइम के लिए मुस्तमिल है। उसके बाद हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा कि अब ये जो चीज़ हमने ये डॉक्यूमेंट इशू किया है, ये मज़ीद इसको इस्तेमाल जारी किया रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। हमें दोबारा से इसकी चेकिंग की ज़रूरत होगी। तो वैलिडिटी एक तरह का लाइसेंस है एक टेस्ट का कि जिस चीज़ के लिए ये बना है ये उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। मसलन एक ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसका मतलब है कि द पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ ड्राइविंग। अगर एक ड्रग का लाइसेंस है तो दिस ड्रग इज़ कैपेबल टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ कफ। मसलन वो कफ की मेडिसिन है या जिस भी चीज़ के लिए उसका इजरा किया गया है ये उस चीज़ के लिए कारआमद है। और एक ड्यूरेशन भी दे दी जाती है ताकि हमें पता चले कि इस ड्यूरेशन के बाद हम दोबारा से चेक करेंगे कि अब कारआमद है या इसका टाइम ख़त्म हो गया, ये एक्सपायर हो गई हुई है चीज़, तो हम दोबारा से उसको चेक करेंगे। तो इस तरह ये वैलिड का वर्ड हमारे पास बार बार आता है कि ये चीज़ ठीक है, इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में वैलिड होने का मतलब क्या है कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट वैलिड है, वही चीज़ है कि ये जो टेस्ट है ये उस साइकोलॉजिकल ट्रेट को या उस एस्पेक्ट को मेजर कर रहा है जिसका ऊपर नाम मेंशन किया हुआ है हमने या जिसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने डिप्रेशन का एक टेस्ट बनाया है तो क्या वो डिप्रेशन मेजर कर रहा है या नहीं मेजर कर रहा। मसलन मैं यहाँ पर ये लिखती हूँ आपके सामने 1+1 ये आ रहा है, आंसर इसका 2। आप भी यही कहेंगे कि ये 2 आ रहा है, ठीक है। अब मैं लिख देती हूँ मसलन 0+1 +2 = 2। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि ये दोनों सूरतों में हमारे पास जवाब सही आया ना। तो आपने एक दफ़ा भी दुरुस्त जवाब दिया, आपने दूसरी दफ़ा भी दुरुस्त जवाब दिया, इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स तो है। एक दफ़ा भी आपने सही आंसर बताया कि 1+1 = 2, दूसरी दफ़ा भी बताया 1+1 = 2 या कोई भी और चीज़ है, तो ये रिलायबल है। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ ये अभी आपने जो टेस्ट परफॉर्म किया है ना, ये दरअसल मैंने आपकी इंग्लिश रीजनिंग का टेस्ट मैंने आपसे लिया है। तो आप कहेंगे नहीं आंसर तो हमने ठीक दिया लेकिन ये तो मैथ्स का टेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये टेस्ट, अब ये देखा, ये ऑब्जेक्टिव भी है कि 1+1 जब भी हम लिख रहे हैं तो एक न्यूमेरिकल स्कोर आ रहा है हमारे पास 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टेस्ट इज़ ऑब्जेक्टिव, एक न्यूमेरिकल स्कोर आ रहा है, ऑब्जेक्टिफाइबल, क्वांटिफाइबल, डिजिटल न्यूमेरिकल स्कोर आ रहा है हमारे पास। अच्छा, हो सकता है नॉर्म्स भी हो, स्टैंडर्ड भी हो, ठीक है। तीसरी चीज़ थी रिलायबल, कि बार बार हम कर रहे हैं तो सेम ही फाइंडिंग आ रही है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर भी आ रही है। लेकिन क्या चीज़ मिसिंग है कि ये जो टेस्ट है ये वैलिड टेस्ट नहीं है जिस चीज़ के लिए मैं बता रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपका इंग्लिश का इम्तिहान लेने लगी हूँ और मैं आपको टेस्ट ये वाला दे रही हूँ, ठीक है। तो आप कह रहे नहीं ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, आउट ऑफ कोर्स क्या है, तो आउट ऑफ सब्जेक्ट आ गया, ये तो इस चीज़ का है ही नहीं, ठीक है। मसलन सेम वे जिस तरह मैं कहती हूँ कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और मैं कोई मेडिकल स्टोर चला रही हूँ और ड्रग ऑफिसर आता है तो मैं उसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती हूँ, कहते हैं नहीं भाई ये नहीं चाहिए, अब हमें ये ड्रग वाला लाइसेंस दिखाएं। तो दरअसल क्या है कि जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो उसी के लिए ही कारआमद है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी अगर हम एंगर मेजर कर रहे हैं, डिप्रेशन मेजर कर रहे हैं, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, जितनी डोमेन्स एंड डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट की, इट शुड मेजर द डोमेन फॉर विच इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। जिस चीज़ का टेस्ट है उसको वही चीज़ ही मेजर करनी चाहिए। तो ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है व्हाट इज़ वैलिडिटी की। लिखने में या वर्ड जो याद रखना है वो ये है, डज अ टेस्ट मेजर व्हाट इट पर्पसेस टू मेजर। क्या कोई टेस्ट मेजर करके दे रहा है जिसके लिए वो बना है। डज अ टेस्ट मेजर what it, ये मैं पूरा लिख देती हूँ, डज अ टेस्ट मेजर व्हाट इट पर्पसेस टू मेजर। ये एक लाइन इसकी बनेगी बिल्कुल जैसे रिलायबिलिटी की आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है ना, कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर। वैलिडिटी में लिखना है डज वैलिडिटी ऑफ अ साइकोलॉजिकल
टेस्ट मीन्स डज अ टेस्ट मैयर व्हाट इट पर्पसेस टू मैयर। तो ये एक 1.5 नंबर वाली डेफिनेशन आपकी बिल्कुल ठीक मुकम्मल हो जाती है। फिर हम आते हैं यहाँ पर, ये लाइन है जो फर्स्ट मैं ये रीड करती हूँ, द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट कंसर्न्स what the test measures and how well it does so. It tells us what can be inferred from the test score. Inferred हम क्या अखज़ कर सकते हैं, inferred को उर्दू में बोलते हैं अखज़ करना, हम क्या नतीजा निकालते हैं किस चीज़ का टेस्ट है। यूजुअली यानी देखते भी पता चल जाता है वो किस चीज़ का टेस्ट है, या उसके ऊपर जो नाम हमने लिखा है वो वही आइटम्स बता रहा है या नहीं बता रहा। द टेस्ट नेम इज़ कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ व्हाट द टेस्ट मेजर। जो मैं अभी बात बता रही हूँ, टेस्टों के नाम के अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। मसलन मैं कुछ नाम लिखती हूँ, BDI सबसे ज़्यादा नाम है जो आप जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट उन्होंने ये ज़रूर सुना हुआ होता है, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। ठीक है, अब मैं ये सब का बताऊंगी कहीं कि ये बैटरी और इन्वेंट्री और टेस्ट और इन सब चीज़ों में क्या फ़र्क होता है, लेकिन हमें नाम से ही पता चल रहा है ना। पहले में रिसर्चर का नाम है और ये डिप्रेशन को मैयर करेगा। अब अगर डिप्रेशन वाले टेस्ट के अंदर मसलन मैंने क्रिकेट की बातें लिखी हुई हैं कि क्रिकेट के एक मैच में कितनी इनिंग्स होती हैं, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट कहाँ कहाँ खेली जाती है, और ऊपर मैंने VDI लिखा है, तो आप कहेंगे भाई नीचे तो सारी बातें आपने गेम्स की और स्पोर्ट्स की लिखी हुई हैं, क्रिकेट की लिखी हुई हैं, ऊपर नाम आपने VDI रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि टेस्ट वैलिड नहीं है, वो नहीं मैयर करके दे रहा, वो पूछ रहा हमसे वो बातें जिसका उसने नाम बताया। तो सबसे पहले डज अ टेस्ट मैयर्स व्हाट इट पर्पसेस टू मैयर, इसका जो नाम है और उसका कंटेंट है वो हम आहंग होना चाहिए, वो होमोजीनियस होना चाहिए। एज एन इंडेक्स ऑफ व्हाट द टेस्ट मैयर, टेस्ट नेम प्रोवाइड्स शॉर्ट कन्वीनियंट लेबल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड पर्पस। हमें देखते ही पता चल जाता है। मैं बता रही हूँ साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो भी नाम होता है ना, वो वैसे रैंडम नहीं रख दिया जाता, बल्कि उसके एक एक नाम के अंदर एक हिकमत पोशीदा होती है। उसमें उसकी पूरी समटाइम्स स्कोरिंग भी और उसके जो एक तरह से पर्पसेस और उसकी बहुत डिटेल हमें नज़र आती है, हर एक चीज़ हमें पता चलती है। तो जो सबसे जो पहला है हमारे पास वैलिडिटी को जानने का तरीका, वो उसके नाम के अंदर होता है। ये पहली बात हो गई हमारे पास, ये फर्स्ट थिंग है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1। नेक्स्ट हम चलते हैं, द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट कैन नॉट बी रिपोर्टेड इन जनरल टर्म्स, नो टेस्ट कैन बी सेड टू हैव हाई और लो वैलिडिटी। ऐसा नहीं होता कि कहेंगे हाँ ये जो मैंने मसलन 1+1 लिख दिया ना यहाँ पर, ये बस थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मैयर कर रहा है, ज़्यादा नहीं कर रहा। नहीं भाई, ये भाई मैथ्स का कंटेंट है, ये बिल्कुल भी इंग्लिश का कंटेंट नहीं है। तो ये ऑल और नन प्रिंसिपल पे चलता है, या तो है या नहीं है, कैटेगोरिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चलता है। ये नहीं होता कि है या यानी ये थोड़ा सा हाँ ये मैयर कर रहा है, हाँ थोड़ा सा नहीं कर रहा। इधर इट इज़ वैलिड और इट इज़ इनवैलिड। ये थोड़ी सी एग्जांपल जहन में रखनी है, जैसे हमने लाइसेंसेस की रखी है कि एक डेट लिखी हुई है, उससे वेरी नेक्स्ट डे आपका लाइसेंस कारामद नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे 12 घंटे से पहले उस डेट के अंदर वो वैलिड है और वो उस टाइम पे कारामद है। ऐसा ही है ना, बिल्कुल एक टू दी पॉइंट हमारे पास एक कट पॉइंट होता है। तो दूसरे में इन्होंने बताया कि लो और हाई वैलिडिटी नहीं होती, वैलिडिटी यहाँ होती है या नहीं होती है। तो दो बातें होगी, एक टेस्ट नेम, एक उसकी एक तरह से बीइंग उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट है वो नहीं होता, बल्कि वो कैटेगोरिकल होता है। ये सेकंड पॉइंट आ गया है हमारे पास इस सिलसिले में। वैलिडिटी प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट चेक ऑन हाउ वेल द टेस्ट फुलफिल्स इट्स फंक्शन। एक हमें ये बताती है वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट कि ये अपना कितनी अच्छी तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा टेस्ट है ये। वैलिडिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ टेस्ट। ये देख लें ये कितनी ज़रूरी चीज़ है कि बाकी सम टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई टेस्ट जो हैं वो ऊपर की सारी तीनों जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो वैलिड टेस्ट नहीं है, क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए हम उसको लगा रहे हैं ना, मसलन हम इंटेलिजेंस मैयर करना चाह रहे हैं और लगा हम मसलन उसके ऊपर EPPS रहे हैं जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो कहेंगे भाई इंटेलिजेंस मैयर ही नहीं करता, आप कैसे इंटेलिजेंस मैयर कर रहे हैं, ये तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जानने के लिए टेस्ट है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो काम है उससे रिलेटेड कौन सी रियल किस्म की हमारे पास एक टेस्ट होगा जो हम अप्लाई कर सकते हैं और वो उन डोमेन को पूरा कंप्लीट करता होगा। थोड़ा सा इससे आगे आती हूँ, उसमें आपने याद करने के लिए सिर्फ जो मेन डेफिनेशन है वो सफिशिएंट है। और इसके बाद हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, कि वैलिडिटी की टोटल कितनी टाइप्स हैं। मेनली जो वैलिडिटी की टाइप्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं, ये ना स्टेप वाइज ही हायरार्की में थोड़ी डिफ़िकल्ट होती चली जाती हैं। नंबर 1 सबसे पहले आता है फेस वैलिडिटी। ये हमारी जो रक्षंदा शहनाज की बुक है रेगुलर, उसके अंदर ये गिवन नहीं है। फेस वैलिडिटी के देखते ही पता चल जाए
कि ये जो टेस्ट है ये किस चीज़ के बारे में है। मसलन ये जो आगे मैं आपसे पूछ रही थी 1 + 1 = 2, अब आपने मुझे आंसर दिया और कंसिस्टेंट भी था सब कुछ। अब मैंने आपसे पूछा कि ये इंग्लिश को चेक करने का टेस्ट है, आपने कहा नहीं ये इंग्लिश को चेक करने का टेस्ट नहीं बल्कि ये मैथ्स को चेक करने का टेस्ट है। तो दरअसल देखते ही आपको जो पता चल गया, यूजुअली साइकोलॉजिकल टेस्ट को देखते ही ये ज़रूर पता चल जाता है कि ये कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट है और ये कोई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मेजर कर रहा है। इस चीज़ को हम कहेंगे कि इसकी फेस वैलिडिटी, यानी देखने में एक फेस है ना, चेहरा, देखने में ये कैसा लगता है, किस चीज़ का टेस्ट लगता है, तो ये उसकी फेस वैलिडिटी कहलाएगी। सेकंड नंबर पर हायरार्की में ना ये बिल्कुल सिंपल टू स्पेसिफिक होता जाएगा। जैसे फेस वैलिडिटी देखते ही पता चल गया, लेकिन स्टिल ये बड़ी सुपरफिशियल सी और सब्जेक्टिव सी बात है। कोई नाइव पर्सन जो आउटसाइडर है और साइकोलॉजी से और किसी चीज़ से आगाह नहीं है, आप ऐसी किसी से पूछती हैं ये क्या चीज़ है तो कहेगा ये कोई टेस्ट है साइकोलॉजी वालों का, वो कुछ उससे रिलेटेड सवाल हैं। फेस वैलिडिटी के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में, वो आती है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट का लफ्ज़ का मतलब जैसे हमें पता चलता है कि इसमें ऑलरेडी हमारे पास एक कंटेंट गिवन होगा, हमें पहले से ना एक आउटलाइन प्रोवाइड की जाएगी, उसको हमने प्रिपेयर करना होगा और उसी में से ही सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि जितना हमारा एकेडमिक नॉलेज है ना, जैसे आप पेपर देते हैं तो आपको दरअसल ये बताया जाता है अच्छा पेपर में ये वाला चैप्टर आएगा, इस तरह से आएगा, तो उसी में से ही आता है। अगर उससे अलावा आ जाता है तो आप कहते हैं पेपर फलां सवाल जो है ना आउट ऑफ कोर्स आया हुआ है। अब क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो आउट ऑफ कंटेंट है, आउट ऑफ सिलेबस है, जो आपको प्रोवाइडेड था उससे बाहर है। तो कंटेंट वैलिडिटी तब फुलफिल होगी कि जब कोई भी सवाल उस मुतल्लिका सिलेबस में से ही आया है जो कि प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें जो हमारा एकेडमिक नॉलेज है सारा और एकेडमिक पेपर्स हमारे बनते हैं सारे, ये कंटेंट वैलिडिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ठीक है जी, ये दो बेसिक टाइप्स हो गई जो हम सबसे ज़्यादा डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। फेस वैलिडिटी यानी देखने से ही पता चले कि किस चीज़ का टेस्ट है, और कंटेंट के जो गिवन दिया गया है सिलेबस वगैरह आउटलाइन, उसमें से ही सवाल पूछे जाएं। कंटेंट वैलिडिटी प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द टेस्ट कंटेंट टू डिटरमिन वेदर इट कवर्स अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ बिहेवियर डोमेन टू बी मेजर्ड। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द बिहेवियर क्या होगा इसमें कि जो बताया है उसी में से ही आ रहा है। कंटेंट वैलिडेशन प्रोसीजर इज कॉमनली यूज्ड टू टेस्ट डिजाइन टू मेजर हाउ वेल द इंडिविजुअल हैज मास्टर्ड अ स्पेसिफिक स्किल और कोर्स ऑफ स्टडी। ये वही बात है जो हम अभी कर रहे हैं कि कोई एक पहले स्किल सिखाई है, फिर चेक कर रहे हैं कि इसने ये स्किल सीख ली है या नहीं सीखी है। अ टेस्ट फॉर स्पेलिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन would seem to be valid by definition if it consists of spelling, addition and subtraction items। तो ये चीज़ कहलाएगी एक तरह से कंटेंट वैलिडिटी। अच्छा, इसके कुछ हम देखते हैं कि कंटेंट वैलिडिटी का क्राइटेरियाज क्या हैं। वैलिडिटी ऑफ कंटेंट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ ओनली स्पेशलिस्ट। ये ऐसा नहीं है सिर्फ कि जो एक पर्सन बस देख के बता रहा है, जैसे फेस वैलिडिटी देख के बताने वाली चीज़ है, बल्कि ये केयरफुल एनालिसिस, जैसे पता हो कि अच्छा ये चैप्टर गिवन था, इसमें से ही सवाल आया है, या कोई स्किल सीख रहा है पर्सन, को कंप्यूटर की स्किल सीख रहा है, तो जो स्किल है जो ऐप मसलन आपको चेक की जा रही है उसी ऐप से रिलेटेड है या उसके अलावा है, तो ये सोफिस्टिकेटेड एग्जामिनेशन से हमें समझ आएगी। और मोर देन वन पर्सन इसको चेक करेगा, एक ही बंदा नहीं कर सकता है। इंस्ट्रक्शन लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफ एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर स्टडीज़, जो भी एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर है उससे उस कंटेंट को मैच करना चाहिए। एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर कौन सा होगा? जो पहले से ये थोड़ा सा प्री गिवन होगा, पहले से गिवन होगी ये चीज़। तो एक चीज़ तो हमारे पास ये हो गई क्राइटेरिया इसका कि इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? फर्स्ट अपॉन एक्सपर्ट एनालिसिस ऑफ मटेरियल, यानी पहले तो टीचर्स या जिस तरह पेपर बनता है ना पहले, तो वो दोबारा उसके बाद जाता है पैनल के पास जाता है जो देख के बताते हैं कि हाँ भाई ये जो साइकोलॉजी BS का सिलेबस है उसके मुताबिक ही ये पेपर बना हुआ है, टू बी सैम्पल्ड। एंड द सेकंड अपॉन द यूज़ ऑफ अवेलेबल स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। सम टाइम हम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स भी लगाते हैं, जैसे कि कुछ स्किल्स वगैरह चेक हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ है तो हम परसेंटेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। मसलन कितना परसेंट ये जो पेपर है ये टू दी पॉइंट, मसलन कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो कि एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस्ड हैं, लेकिन स्टिल उसके अंदर भी कंटेंट तो गिवन होता है ना, जैसे इवन रिसर्च मेथड है तो उसमें थोड़ा हम कहते हैं अननोन है, या इंग्लिश के पेपर्स आते हैं तो उसमें आपको मेथडोलॉजी तो पता होती है कि अच्छा 3 सवाल जो हैं वो मसलन आएंगे, ग्रामर में से आएंगे, एडजेक्टिव्स होंगे, उसमें एडवर्ब्स होंगे, तो ये हमें चीज़ पता चली, लेकिन स्टिल उसके लिए कोई गिवन सिलेबस या बुक नहीं दी जाती समटाइम्स। तो फिर हम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं कि कितने % वो चीज़ें हैं जो बच्चों ने इस टाइम पीरियड के अंदर कवर की हुई हैं।
तो यानी एक्सपर्ट एनालिसिस की मदद से और स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर की मदद से हम कंटेंट वैलिडेशन अचीव करते हैं। ये दो तरीके हैं। स्क्रूटनी ऑफ कंटेंट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन अ टेस्ट। इस सारे मामले में ये जो स्क्रूटनी है ना, इसका चेक एंड बैलेंस सिस्टम कि वाकई वही चीज़ पूछी गई है जिसके बारे में ट्रेन किया गया पर्सन को, या उसके अलावा भी कोई चीज़ है। That certifies competence or that is used to evaluate an educational or therapeutic service. Those delivering a service to try to develop competence of a certain kind or to encourage certain attitude or to cause people to act differently. ये इसकी एक तरह से यूटिलिटी है कि कहाँ यूज़ होता है, इसके यूजेस क्या हैं। कंटेंट वैलिडिटी के ऊपर हमने इसका क्राइटेरिया पढ़ा है। ये क्राइटेरिया है, लिखा नहीं जा रहा क्राइटेरिया, बहरहाल ये क्राइटेरिया है ऊपर है जो, ठीक है। ये यूजेस हैं इसके, यहाँ से यूजेस में कहाँ है, ये एजुकेशनल प्लेसेस पे यूज़ होती है और थेरेप्यूटिक सेशंस में यूज़ होगी। कंटेंट वैलिडिटी इज इम्प्रूव्ड व्हेन द टेस्ट इज केयरफुली डेवलप्ड एंड प्लान्ड। जब हम जितना अच्छी तरह से पेपर बनाने वाले ने पेपर बनाया होगा, उतनी ही अच्छी तरह वो कंटेंट वैलिडेशन अचीव करेगा। इसमें से और बहुत ज़्यादा हमने याद नहीं करना, बस इतनी चीज़ें ही हमने पढ़नी है। Examining content validity requires the judgment whether each item bears on what the tester want to measure. It is desirable for the test author to tell how the content was chosen. ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। एग्जामिनर को भी चाहिए कि वो अच्छे तरीके से चूज़ करे, और जो उसके बाद उसको चेक करने वाले हैं, जो एक्सपर्ट हमारे पास बैठे हुए हैं, वो उसके अंदर कोई खामियां ना तलाश कर पाएँ। तो बेसिकली याद किस में रखना है कि जितना हमारा एकेडमिक नॉलेज है वो इसके अंदर आता है। प्रोसीजर आगे गिवन है। यूजुअली हमें प्रोसीजर वगैरह याद नहीं करना होता, लेकिन हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ आइटम्स इज प्रोसीडेड बाय अ थॉरो एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ रेलेवेंट कोर्स मटेरियल। यूजुअली जो टीचर है उसको तो खुद कोर्स का पता ही होता है, और कोई ना कोई गिवन आउटलाइंस भी होती हैं कि अच्छा आपने ये चीज़ पूछनी है, ऑब्जेक्टिव्स पूछनी है, सब्जेक्टिव पूछनी है, प्रैक्टिकल है, तो क्या चीज़ करी जा रही है, कितने टोटल नंबर देने हैं, उनमें से कितने परसेंटेज किस चीज़ की है। तो ऑलमोस्ट ये बहुत ही, जितना अच्छी तरह वेल प्लान्ड होगा ना एक मार्किंग स्कीम और ये चीज़ें, उतना ही अच्छी तरह से जो पेपर बनाने वाला है या जो टेस्ट वैलिडेट कर रहा है वो उतना ही अच्छा टेस्ट बना पाएगा। तो टेस्ट स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए सबसे पहले, या ड्रॉ करनी चाहिए सबसे पहले कि हम क्या करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन कहाँ पे, ये भी हम ऑलमोस्ट पहले मैं बता चुकी हूँ कि आपने ये याद रखना है। थेरेप्यूटिक सेटिंग्स एंड एजुकेशनल सेटिंग्स में इसकी एप्लीकेशन है। मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या हैं? कंटेंट वैलिडिटी की एक स्पेसिफिक जो एक तरह कह लो ना अपनी शनाख्त है, वो ये है कि ये ना किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल होगी जहाँ पर आपने किसी को कोई काम सिखाया है और उसके बाद आप चेक करना चाह रहे हैं ना, अचीवमेंट टेस्ट वगैरह बेस्ड हो सकते हैं इसके ऊपर। तो हर किस्म के टेस्ट के लिए नहीं होती है। जैसे लिखा हुआ द टेस्ट शुड कवर व्हाट सम एवेल्युएटिंग अथॉरिटी वांटेड the school to teach. Decision makers are likely to have different ideas as to what content is important. For example, a test of geography distributes its content over particular topic and skill. A teacher might be satisfied to judge its validity by comparing the test outline with the outline of the course that has been given to him. जो उसको आउटलाइन दी हुई है उसी से भी मुताबिकत रखती हुई अगर वो बनाएगा तो उसका मतलब उसने टेस्ट अच्छा बनाया है और उसको फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, इसके ना मेरिट्स तो सारी बात हमें नज़र आ रही हैं कि मेरिट्स यही हैं कि इट कैन बी यूज्ड इन एजुकेशनल एंड थेरेप्यूटिक सेशंस स्पेशली व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेजर ए पर्सन्स स्किल्स। और लेकिन इसके अंदर बैड पॉइंट क्या होगा कि इसके अलावा नहीं ये इतनी यूज़ हो सकती। जैसे कि अब जो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं ना, सिवाय अचीवमेंट टेस्ट के, कंटेंट वैलिडिटी इज़ यूज्ड इन अचीवमेंट टेस्ट्स ओनली, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी पर्सनैलिटी टेस्ट हैं या इस तरह की चीज़ें, उन पे ये इसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते, हमें दूसरी वैलिडिटी की टाइप्स पे जाना पड़ेगा। फेस वैलिडिटी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसकी जो लिखी हुई है डिटेल वो यहाँ पर है। मैंने इसलिए ये आगे पीछे करके कराई है क्योंकि जो फेस वैलिडिटी है ना, ये सबसे सुपरफिशियल चीज़ है, ऑलमोस्ट इसको हम वैलिडिटी कंसिडर ही नहीं करते हैं, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी हमारे पास पहली टाइप आती है जिसको हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। थर्ड है हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो यहाँ पर ये ऊपर नीचे लिखी हुई, आप कर सकते हैं ऊपर नीचे इनको, लेकिन अच्छा ये है कि आप इसको इसी तरतीब से याद रखें, ये फ्रॉम सुपरफिशियल टू मोर कम्प्लेक्स होती जाएंगी। अच्छा, लफ्ज़ कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्ट का साइकोलॉजी में, कंस्ट्रक्ट इज समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, दैट इज़ नॉट विजिबल, ठीक है। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को कंस्ट्रक्ट्स कहा जाता है साइकोलॉजी में, सिंपली अगर हम याद रखना चाहें। जैसे कि
पर्सनैलिटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये नज़र तो नहीं आते, इंसान थोड़े ही है, कुर्सी या मेज़ तो नहीं है ना, कंक्रीट नहीं है। तो हम इनको समझने के लिए जब हम ऑपरेशनली डिफाइन करते हैं ना, तो दरअसल हम उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पुख्ता कर रहे होते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन पता है ना, रिसर्च के अंदर जब हम बता लेंगे मसलन डिप्रेशन मेजर करना है, तो मैं ये कहूँगी मैंने BDI यूज़ किया है, जिन लोगों के 10 या 10 से कम मार्क्स आएंगे उनको नो डिप्रेशन है, इससे ऊपर वालों को डिप्रेशन है। अब मैंने डिप्रेशन को ऑब्जेक्टिफाई कर लिया, कंक्रीट कर लिया, अब समझ आ रही है। अब डिप्रेशन अननोन नहीं है क्योंकि मेरे पास क्वेश्चनएयर है, क्वेश्चनएयर कंक्रीट नाउन है, तो उस क्वेश्चनएयर की मदद से मैंने एक कट ऑफ पॉइंट जो ड्रॉ किया वो भी कंक्रीट है क्योंकि वो परसेंटेजेस ड्रॉ करेगा। तो इस तरह से जो हम एक कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम अचीव करते हैं जब हम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, एक साइकोलॉजिकल ट्रेट को, करैक्टरिस्टिक को डिफाइन कर लेते हैं, तो अच्छी तरह डिफाइन कर लेते हैं, तो हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अचीव कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट कम्स फ्रॉम कॉन्स्ट्रू, और कंस्ट्रक्ट इज अ वे ऑफ कॉन्स्ट्रूइंग, ऑर्गेनाइजिंग विच व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। हम उसको एक तरह से कॉन्स्ट्रू कर लेते हैं, बना लेते हैं, इसको एम्पिरिकली डिफाइन कर लेते हैं। लफ्ज़ एम्पिरिकल का मतलब होता है फार्मूला बेस्ड, एम्पिरिकल फार्मूला होता है ये लफ्ज़, इसका मतलब जिसमें ना कोई वही बात है, हमें न्यूमेरिकल स्कोर और परसेंटेजेस हमें मिल रही होती हैं। तो हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, अब हमने एंगर डिफाइन करना है, तो हम कहेंगे दिस पर्सन डज नॉट सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन बिकॉज इन BDI ही हैज़ स्कोर्ड 9 which indicates his empirical score is 9 which indicates that the person is not suffering from depression। अब हमने उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अच्छा, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को हम ज़रा देखते हैं कि क्या है। कंस्ट्रक्ट्स आर ब्रॉड कैटेगरीज derived from the common features shared by directly observable behavioral वेरिएबल। अब ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल हो जाते हैं जब वो कंस्ट्रक्ट जो अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट हैं वो कंक्रीट हो जाते हैं हमारे लिए, हम उनको अब ऑब्जर्व कर सकते हैं। अदरवाइज तो दे आर थ्योरेटिकल एंटिटीज नॉट देमसेल्व्स डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, अदरवाइज तो ये ऑब्जर्वेबल नहीं थे, लेकिन अब ये हो सकेंगे। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी केम टू बी रिकग्नाइज्ड एज फंडामेंटल एंड ऑल इंक्लूसिव वैलिडिटी कॉन्सेप्ट इन सो फार एज इट स्पेसिफाइज व्हाट द टेस्ट मेजर्स। अच्छा, कंस्ट्रक्ट जो वैलिडिटी है, इस जिस तरह मैं बता रही हूँ ना, फेस वैलिडिटी तब होगी कि जब एक बिल्कुल ही अननोन पर्सन को, जिसको कुछ भी नहीं पता साइकोमेट्रिक के बारे में, वो भी देखते ही बता सकेगा कि ये साइकोलॉजी का टेस्ट है। अच्छा, क्या पूछा जा रहा है, ये कोई डिप्रेशन वगैरह के बारे में बात पूछी जा रही है, तो ये फेस वैलिडिटी हो गई। कंटेंट वैलिडिटी, जब सारे के सारे सवाल ना किसी DSM में से मसलन हमने बनाए हैं, तो DSM के जो सिम्टम्स हैं उसके ऊपर बनाए हैं, तो वो कंटेंट वैलिडिटी अचीव हो गई। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जब हमने ऑपरेशनली डिफाइन कर लिया कि अकॉर्डिंग टू डिप्रेशन BDI स्केल हमने इसको यूज़ किया है, और अब हमने इसको इस तरह से डिफाइन कर लिया कि इतने कट ऑफ पॉइंट के ऊपर हम डिप्रेशन है और नो डिप्रेशन है, तो अब हमने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अचीव कर ली। इस तरह ये मैं आपको डिप्रेशन के हिसाब से सबकी डिफरेंट वैलिडिटीज़ की एग्जाम्पल शेयर करती जा रही हूँ, ये अपने याद रखनी है। यहाँ पर आते हैं, ये सारा नहीं याद करना हमने। The construct validity of a test is the extent to which the test may be said to measure a theoretical construct। theoretical theory थी, बिल्कुल एक लफ्ज़ी बातें है ना, स्टेटमेंट है, और उसको हमने ऑब्जर्वेबल बना लेना है। एग्जाम्पल ऑफ सच कंस्ट्रक्ट्स आर स्कूलेस्टिक एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड अदरवाइज तो नज़र नहीं आता, लेकिन स्कूलेस्टिक एप्टीट्यूड आप बताता है आपको कि आप कौन सी स्किल में अच्छे हैं। मैकेनिकल कंप्रीहेंशन, वर्बल फ्लुएंसी, स्पीड ऑफ वॉकिंग, न्यूरोटिसिज्म, एंजाइटी, ये सब साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। ईच कंस्ट्रक्ट इज developed to explain and organize observed response consistencies. It derives from established interrelationships among behavioral measures। derives from established interrelationships, जिस तरह से कि जो टेस्ट बना लिया है हमने कंटेंट वैलिडिटी के ऊपर, मसलन हमने DSM-5 के जो सिम्टम्स थे उनको लेकर के एक टेस्ट बनाया और कट ऑफ पॉइंट लगा लिया है, तो अब हमने उसको डिफाइन किया, तो अब ये एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप हो गई है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना, लो एनर्जी, लैक ऑफ मोटिवेशन, लेस स्लीप, ये सारी की सारी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, तो ये एक रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये एक रिलेशनशिप बनाकर हमें दे रहे हैं, तो ये इन चीज़ों को डिफाइन करता है। ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, ये हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ सोर्सेज से लेते हैं, डिपेंड करता है। जैसे कि यूजुअली अगर कोई साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड है तो हम DSM-5 से मदद लेते हैं। जिस तरह का भी हमारा सब क्वेश्चनएयर है हम उसके मुताबिक ही कंस्ट्रक्ट को डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्राइटेरियन रिलेटेड या प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कई बुक्स में ये अलग अलग नाम है, कईयों पे ये इकट्ठे नाम है। अच्छा, मैं इनके नेम्स को ज़रा डिफाइन करती हूँ। क्राइटेरिया
किसी कहते हैं अच्छा आपकी कॉलेज में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है, वो कहेंगे इतने % नंबर हो, आपके पास पाकिस्तानी डोमिसाइल हो, उसमें ये चीज़ें हो, तो क्राइटेरिया कि सेट स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास, ठीक है। तो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी हमने को क्राइटेरिया बनाया। मसलन मैं जैसे बता रही हूँ अभी, हम ये डिप्रेशन ही की एग्जांपल ले रहे हैं कि मैंने कंटेंट वैलिडिटी अचीव किया है कि मैंने DSM-5 को लेकर के उसके सिम्टम्स को लेके मैंने एक क्वेश्चनर बनाया जो डिप्रेशन मेजर करता है। अब मेरा क्राइटेरिया क्या है, DSM-5। अगर मैंने कोई उसके अंदर ऐसे आइटम्स शामिल कर लिए हैं कि जो कि DSM-5 में से नहीं है, तो मैंने उसका क्राइटेरिया वायलेट किया है, क्योंकि मेरे टेस्ट का क्राइटेरिया ये था साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में डिप्रेशन को कि मैं मेजर कर रही हूँ कि मैंने ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है, वो नहीं हो रहा। सम टाइम ऐसा होता है कि हम करते हैं कोई भी बीमारी वगैरह जो होती है, तो अब वो बीमारी के जो सिम्टम्स जिसमें प्रेजेंट होंगे, हम वो क्राइटेरिया होगा हमारा कि हमने उसके सिम्टम्स को मेजर करना है। इसको थोड़ा सा मैं रीड करती हूँ तो ये आसान हो जाएगा। लफ्ज़ प्रेडिक्टिव होता है फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना। मसलन एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, जितने ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी को फुलफिल करते हैं। मसलन हम ये कहते हैं कि मैंने स्कूलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट लगाया है, मेरे एप्टीट्यूड टेस्ट के मुताबिक ये जो पर्सन है ही इज़ फिट फॉर द पुलिस सर्विस, ठीक है। तो ये अच्छा पुलिस ऑफिसर बन सकता है क्योंकि ये इन एस्पेक्ट्स में अच्छा है। अब उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस में दरअसल मेजर हो रही है कि जिनको अभी हम मेजर कर रहे हैं कि ये अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, ये फील्ड में जाकर भी अगर अच्छे ऑफिसर हैं, तो इसका मतलब है भाई मेरा टेस्ट बहुत अच्छा था स्कूलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन अगर हमें नज़र आ रहा है कि फील्ड में जाकर वो फेलियर और डिजास्टर साबित हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें अपने टेस्ट क्राइटेरिया को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी जो हमने अभी कहा कि ये पर्सन ऐसे बिहेव करेगा, ये या ये वेरिएबल ऐसे होगा, वो वैसे नहीं हुआ, इसका मतलब है हमने मेजरमेंट और हमारी जो थी मेजरमेंट वो ठीक नहीं थी। या फिर इवन हम बहुत ही स्क्रूटनी के साथ MCAT के टेस्ट लेते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के टेस्ट लेते हैं। अब हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो पर्सन जिनको हम अभी सिलेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे। अब वो फील्ड में जाकर उतनी अच्छी तरह लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे टेस्ट क्राइटेरियाज में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं प्रेडिक्ट हो रहा। जो चीज़ हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उन अच्छी तरह हो रही है या नहीं हो रही है। अगर अच्छी तरह से हो रही है तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी हम अच्छी आ रही है। अगर वो नहीं वो काम कर पा रहे हैं जिसकी स्किल के लिए हमने उनको चूज़ किया है, तो वो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी लो आ रही है। क्राइटेरियन प्रेडिक्शन वैलिडेशन प्रोसीजर, ये पूरा एक नाम हुआ करता है, इसको हम ऐसे ही लेते हैं क्राइटेरियन प्रेडिक्शन। यानी हमने क्राइटेरिया पहले सेट करेंगे ना, हमने पुलिस की भर्ती करनी है, हमने क्राइटेरिया सेट किया होगा कि ये चीज़ें 1 2 3 ये सब बातें पूरी हो, इतनी हाइट हो, इतना वेट हो, इतना दौड़ सकता हो, इतनी एजुकेशन हो, ये हमने क्राइटेरिया सेट किया। और प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं हम कि दे विल बी गुड पुलिस ऑफिसर, ठीक है, यही हम सेट कर रहे हैं ना। तो ये हमने हमारी वैलिडिटी थी, हम ये अब ये सोच रहे हैं कैसा होगा। और प्रोसीजर हमारा ये लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि ये हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक वो एक्चुअली फील्ड में जाकर बिहेवियर शो नहीं कर लेते हैं। तब हमें पता चलेगा कि इफेक्टिवनेस ऑफ टेस्ट है या नहीं है, हमारी उस पर्सन की परफॉर्मेंस जो थी वो एक्चुअली उसके अलाइन है जो टेस्ट में परफॉर्मेंस आई है या नहीं आई है। द क्राइटेरियन मेजर अगेंस्ट विच टेस्ट स्कोर्स आर वैलिडेटेड मे बी ऑब्टेन्ड एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम टाइम एज द टेस्ट स्कोर्स और आफ्टर अ स्टेट इंटरवल। तो अक्सर हम ना एक स्टेटेड इंटरवल, मसलन हम 6 मंथ्स का टाइम इंटरवल रख लेते हैं कि इन लोगों को हम नेक्स्ट टाइम 6 महीने बाद ऑब्जर्व करेंगे कि ये वो बिहेवियर शो कर रहे हैं या नहीं शो कर रहे हैं। Concurrent and predictive validity is differentiated on the basis of time relation between criterion and test. Concurrent validity भी अगेन टाइम गैप को मेजर करती है कि जिनको हम अभी वैलिडेट कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में सेकंड पॉइंट के ऊपर जाकर भी कितनी वैलिडेट होती है, कितना वैलिडेट होता है तो उस टेस्ट हमारा। तो हम ये फिर ऐसे टेस्ट जो नहीं क्राइटेरियन या कंकरेंट वैलिडिटी पर, इस वैलिडिटीज़ पर पूरा नहीं उतरते, उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और हम दोबारा से उसका अपना ढांचा या स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। भाई इस दफ़ा भर्तियाँ अच्छी नहीं हुई, नेक्स्ट टाइम हम जब करेंगे हायरिंग करेंगे एम्प्लॉयज़ की, तो हम कोई और अच्छा तरीका इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। द टर्म प्रेडिक्शन कैन बी यूज्ड इन द ब्रॉडर सेंस टू रेफर टू प्रेडिक्शन फ्रॉम द टेस्ट टू एनी क्राइटेरियन सिचुएशन और इन मोर लिमिटेड सेंस ऑफ प्रेडिक्शन ओवर अ टाइम इंटरवल। ये हम किसी सिचुएशन के मुताबिक या टाइम इंटरवल के मुताबिक प्रेडिक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। मसलन हमने 1122 में भर्ती की थी, लोगों की एम्प्लॉयज़ हमने लिए थे,
तो वो हमने आ रहा ये ख्याल था कि ये लोग इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। अब जब इमरजेंसी सिचुएशन आई तो क्या वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम इंटरवल हम 6-6 माह बाद उनको चेक कर रहे हैं 1122 के लोगों को कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। जिन लोगों को हमने हायर किया है बेस्ड अपॉन आवर स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट या किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के मुताबिक, क्या वो बिहेवियर उसी तरह से आ रहा है जिन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया या नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सारी। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा काम कहाँ आता है, यही जॉब एप्लीकेशन, सेलेक्टिंग स्टूडेंट फॉर एडमिशन कॉलेजेस, प्रोफेशनल स्कूल्स, असाइनिंग मिलिट्री पर्सनल्स, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रोसीजर इसका क्या होता है, प्रोसीजर इसका यही है तकरीबन जैसे कि मैं बता रही हूँ, अपने जहन में थोड़ा सा लेकर आई। ISSB के एग्ज़ाम्स, पुलिस ऑफिशल्स की भर्ती, MCAT के एग्ज़ाम्स, मेडिकल आपके अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स, ये सब दरअसल क्राइटेरियन बेस्ड वैलिडेशन है कि जो भी वो टेस्ट वगैरह ले रहे हैं ना, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उन स्टूडेंट्स को लाएं जिनका एप्टीट्यूड भी अच्छा हो, जिनकी इंटरेस्ट भी हो और जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और उस फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। तो the test which are used to predict about subjects performance in a given situation, their validity was usually reported as a correlation coefficient between test score and direct and independent measure of that criterion। ये लाइन थोड़ी सी समझनी है आपने, यही एक लाइन याद रखनी है कि हम ये करते कैसे, हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कोरिलेशन है ना, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। एक तो हो गई हमारा टेस्ट वाला स्कोर, टेस्ट स्कोर टाइम के ऊपर, जैसे हमारा MCAT के एग्जाम्स प्लस 6 माह बाद उनका जो पहला टेस्ट परफॉर्मेंस आई है मेडिकल कॉलेज में जाकर, तो वो T2 हमारी यानी टाइम पॉइंट 2 के ऊपर हमारा X और Y को हम X और Y बना लेते हैं, कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर उसकी कोरिलेशन अच्छी आ रही है, अच्छी कोरिलेशन कितनी होती है अब याद रखना है ना, ये 0.5 से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब है कि MCAT के जो एग्ज़ाम्स हम बना रहे हैं ना साइकोलॉजिस्ट, ये अच्छा बना रहे हैं। और अगर इससे कम आ रही है तो इसका मतलब है हम सही काम नहीं कर रहे हैं, भाई हमें दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ये सही टेस्ट नहीं है और ये ख़राबी पैदा कर रहे हैं। आगे इसकी एप्लीकेशन आई हुई है वोकेशनल गाइडेंस, लोगों को ये जो टेस्ट हैं यूजुअली इस्तेमाल तो वहीं पे हो रहे हैं। वोकेशनल गाइडेंस कौन सा काम करना चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ये काम आता है। थोड़ा थोड़ा ना पैरेलल सोचना है। फेस वैलिडिटी ओवरऑल सबके लिए है, कंटेंट वैलिडिटी अचीवमेंट टेस्ट के लिए है, क्राइटेरियन और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी जो है दरअसल ये आती है तमाम वोकेशनल गाइडेंस के ऊपर, एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर, ठीक है। इन सब टेस्टों के अंदर ये इस्तेमाल होती है जिनमें फ्यूचर परफॉर्मेंस, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं ये फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए होते हैं ना, कि आप इस चीज़ के अंदर आप रैंक कर सकते हैं, तो उसके लिए होती है। अब मेजर इज़ अ क्राइटेरियन ओनली व्हेन एन ऑडियंस एक्सेप्ट इज एज एन इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। ऑडियंस कह लो या फिर इवन हमारे पास साइकोलॉजी के अंदर तो बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया होता है कि यूजुअली हम जो साइकोपैथोलॉजी है वो DSM से हम लेते हैं, DSM की किसी भी उस चीज़ से, या फिर हम किसी न किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी से ये चीज़ें मुस्तार ले लेते हैं। हम कोई भी क्राइटेरिया पर्पजिव क्राइटेरिया हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके मुताबिक हम अपना कंस्ट्रक्ट बनाते हैं और उसके बाद हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी भी लेते हैं। The first essential quality of a valid test is that it is highly reliable. If reliability coefficient of a test is 0, it is will not correlated with anything. अच्छा, यानी ये बात ये आखिर में बता रहे हैं, ये याद नहीं रखनी है, लेकिन ये मैं एक्सप्लेन कर दूं कि वैसे हम बात यही करते हैं कि our test can be reliable but it can not be valid, कि यानी दरअसल हम उसको लेकर के एक एप्टीट्यूड टेस्ट को अगर हम अप्लाई करने बैठ गए हैं कि किसी की हम पर्सनैलिटी मेजर करना शुरू कर दिया, हमने पर्सनैलिटी टेस्ट के तौर पर यूज़ किया, तो अब तो वो सही चीज़ नहीं है, उसके लिए ये नहीं बना हुआ। तो हो सकता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस आ रही हो लेकिन वो उस चीज़ के लिए बना नहीं हुआ, बिकॉज वैलिडिटी इज ऑफ अ टेस्ट इज़ दी पर्पज डज अ टेस्ट मेजर व्हाट इट पर्पजेज टू मेजर, जिसके लिए बना है वही हम कर रहे हैं, कहीं और तो नहीं उठा के लगा रहे हैं। तो लेकिन होता ये यूजुअली कि वो टेस्ट जिनकी रिलायबिलिटी हाई आ रही होती है ना, उनकी वैलिडिटी भी यूजुअली अच्छी हुआ करती है, हाई हुआ करती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग द न्यू टेस्ट बाय कोरिलेटिंग इट और अदरवाइज कंपेयरिंग इट फॉर एग्रीमेंट विद सम प्रेजेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये अब याद रखना, जैसे मैंने आपके साथ रनिंग एग्जांपल में ले रही हूँ ना डिप्रेशन को, तो अब एक ना एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया है हमारे पास BDI का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक नया टेस्ट बनाया, अपने कोई ऑर्गेनिक टेस्ट बनाया मैंने यहाँ पर इंडिजिनस डिप्रेशन मेजर करने का, जो मेरा न्यू टेस्ट है, ठीक है, जो न्यू टेस्ट है। तो अब क्या है कि मैं पायलट स्टडी करती हूँ पहले इसको अप्लाई करने से पहले कि ये अच्छा टेस्ट मैंने बनाया है या नहीं। तो मैं ये समझती हूँ, ये मसलन मैं X करार दे लूँगी, ये मैं Y करार दे लूँगी। मैंने एक ही पर्सन के ऊपर ना BDI लगाया और उसके बाद मैंने अपना टेस्ट भी लगाया है।
अब BDI के ऊपर अगर उसका 10 स्कोर आ रहा है और नो डिप्रेशन आ रहा है तो मेरे टेस्ट को भी यही बताना चाहिए कि ये 10 ना भी है, यानी ये भी नो डिप्रेशन में ही बताना चाहिए इसको कि इस बंदे को डिप्रेशन नहीं है। ऐसा ना हो कि BDI के ऊपर वो नो डिप्रेशन है और मेरा टेस्ट बता रहा हो भाई ये सीवियरली डिप्रेस्ड है, इसका मतलब है कि कंकरेंट वैलिडिटी फुलफिल नहीं हुई है, क्योंकि भाई BDI को तो आप नहीं चैलेंज कर सकते ना, ये तो इस्टेब्लिश्ड एक मैयर है। तो ये एक ना हमारे पास एक ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड एग्रीड अपॉन एक ना क्राइटेरिया होता है, एक हमारे पास ऑलरेडी एक क्वेश्चनर मौजूद है, मैंने जो नया बनाया इट शुड मस्ट कोरिलेट विद दैट एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया, ठीक है। इसके जैसा ही परफॉर्मेंस आनी चाहिए इसकी, अदरवाइज तो भाई जो मैंने नया टेस्ट बनाया मैंने पता नहीं क्या पूछना शुरू कर दिया डिप्रेशन के अलावा और क्या उल्टी सीधी बातें पूछ ली हैं, इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं, जैसे वही बात है कि दोनों की कोरिलेशन 0.5 से ऊपर होनी चाहिए, तो तब हम मानेंगे, नहीं तो जो मेरा न्यू टेस्ट है ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो तीनों बातें हैं ना इसकी यहाँ पर बताई हुई मैं दोबारा बता चुकी हूँ, मेरा बहुत लंबी बात हो जाएगी कि सम हो ना। अब ये देखो क्राइटेरिया तो इधर भी यूज़ हुआ है ना कि मैंने BDI यूज़ किया है। कंकरेंट अगेन वही बात है कि ये रिलेशनशिप बताती है एक प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड किसी टेस्ट को विद इन कंपैरिजन विद सम न्यू टेस्ट, ठीक है। लेकिन प्रेडिक्टिव तो ये भी है और क्राइटेरिया तो इसके अंदर भी हमारे पास आता है। वैलिडिटी कोफिशिएंट एंड एरर ऑफ एस्टीमेट, यानी जो कोरिलेशन आ रही है, जैसे मैं ये नया टेस्ट लगाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बड़ी लकी हूँ और मेरी आ रही है मसलन 0.7 आ रहा है मेरा स्कोर, ठीक है। तो अब ये बहुत अच्छा है, 0.5 से 2 पॉइंट ऊपर है। अब मेरा जो वैलिडिटी कोफिशिएंट है ना वो 0.7 है और एरर ऑफ एस्टीमेट 0.3 है, ठीक है। यानी जो बाकी रह जाता है, यानी ये 1 - R की वैल्यू आ जाएगी ना, तो वो एरर ऑफ एस्टीमेट निकल आएगा। द वैलिडिटी ऑफ कोफिशिएंट इज अ कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट स्कोर एंड क्राइटेरियन मेजर बिकॉज इट प्रोवाइड अ सिंगल न्यूमेरिकल इंडेक्स ऑफ द टेस्ट वैलिडिटी। तो ये मेरे पास एरर ऑफ एस्टीमेट जितना लो होगा उतना ही मेरा टेस्ट वैलिड होगा। कंडीशन अफेक्टिंग वैलिडिटी कोफिशिएंट, अगेन वही बात है, नेचर ऑफ ग्रुप आर दी वैलिडिटी कोफिशिएंट इज फाउंड। बेसिकली यही है कि हम एक से ज़्यादा वैलिडिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। मसलन हम कंटेंट भी अच्छा चूज़ करेंगे, फेस वैलिडिटी भी पूरी करेंगे, हम कंकरेंट, हम साइकोलॉजी में कंकरेंट वैलिडिटी की बहुत अहमियत है, क्योंकि जब भी स्पेशली हम कोई साइकोमेट्रिक टेस्टिंग पे बात करते हैं, हम कोई नया साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाते हैं, तो इट शुड मस्ट हैव कंकरेंट वैलिडिटी, कि इसको हमने किसी एस्टेब्लिश्ड प्रीवियस टेस्ट के साथ ज़रूर कोरिलेट किया हुआ हो, ताकि हम ये बता सकें कि हमने ये जो टेस्ट है ये अच्छी तरह चेक किया हुआ है। पर्सन्स विद डिफरेंट एक्सपीरियंशियल बैकग्राउंड में यूटिलाइज डिफरेंट वर्क मेथड्स टू सॉल्व दिस सेम टेस्ट प्रॉब्लम। कॉन्सिक्वेंटली अ टेस्ट कुड हैव अ हाई वैलिडिटी इन प्रेडिक्टिंग अ पर्टिकुलर क्राइटेरियन इन वन पॉपुलेशन एंड लिटल और नो वैलिडिटी इन अदर। इट माइट बी अ वैलिड मेजर ऑफ डिफरेंट फंक्शन इन द टू पॉपुलेशन। अच्छा, सबसे पहले ना हमेशा क्या है, ये इतनी लंबी बातें समझने की बजाय अगर आपने सिर्फ याद रखनी है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में ना ओवरऑल हमेशा जो एक चीज़ प्रॉब्लम करती है ना वो यही है कि हमारा सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बींग्स है और साइकोलॉजी एक सॉफ्ट साइंसेज है, तो हम कोई भी चीज़ के बारे में डेफिनेटली नहीं हो सकते हैं, हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर भी जो एरर ऑफ एस्टीमेट है ये हमेशा आता रहेगा, ऐसे नहीं हो सकता कि हमारी रिलायबिलिटी कोफिशिएंट बिल्कुल ही 1 हो जाए, यानी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, उसमें गुंजाइश हमेशा मौजूद रहेगी। और यही होता है, प्रॉब्लम है कि दरअसल कोई भी चीज़ वैलिड तो है, पर्पस तो ये फुलफिल कर रही है जिसके लिए हमने उसको बनाया है, लेकिन स्टिल ये 100% गारंटीड रिजल्ट नहीं दे सकती कि हम अपने टेस्ट से जो डिप्रेशन मेजर कर रहे हैं भाई ये पर्सन एक्चुअली डिप्रेस्ड है, उसमें हम स्टिल एक ना बेनिफिट ऑफ एरर और डाउट हमेशा रखेंगे। ये आज मेरी क्लिप्स मुकम्मल होती हैं, मैंने अलग अलग क्लिप्स बनाई हैं ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आइंदा भी आपके साथ ऐसे ही अच्छी क्लिप्स शेयर करती रहूँ।